हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज के टाइम पे यूट्यूब पे आपको हर टाइप की फाइनेंशियल एडवाइस मिल जाएगी। ये कंप्लीट सोशल मीडिया में आप समझ लिए हर टाइप की फाइनेंशियल एडवाइस आपको मिल जाएगी। बट ये सारी की सारी फाइनेंशियल एडवाइस अज्यूम करती है कि एवरी पर्सन इज ऑलमोस्ट सेम। हर किसी के इमोशंस, माइंडसेट, मनी को लेकर रिलेशनशिप, या हर किसी का चाइल्डहुड या उसकी बैकग्राउंड या फाइनेंशियल बैकिंग आप समझ लिए। अगर किसी की एक पर्टिकुलर एज, एक नेटवर्थ है, बट उसकी फैमिली बैकग्राउंड और फाइनेंशियल अलग अलग हो सकता है। तो बट ये सारी फाइनेंशियल एडवाइस अज्यूम करती है, जितनी भी आपको इंटरनेट पे मिलेगी, कि ये सब चीजें सेम है एंड एवरी पर्सन इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट इन दैट एडवाइस। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे अपने आसपास या खुद को भी, एवरीबडी इज डिफरेंट। और फाइनेंशियल एडवाइस जो दी जा रही है वो भी हर किसी के लिए थोड़ी थोड़ी अलग होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पे आपको वही सारी एडवाइस मिलेगी कि आपको अपनी इनकम बढ़ानी चाहिए, या फिर बहुत सारी सेविंग्स करनी चाहिए, एसआईपीज करनी चाहिए 20 साल तक, या फिर अपनी सेविंग्स का 20% इन्वेस्ट करना चाहिए, 50% आपकी नीड का होना चाहिए, 50-30-20 रूल, या फिर बहुत सारे ऐसे रूल आपको मिल जाएंगे। बट ये सारे के सारे रूल या ये सारी की सारी एडवाइस इतनी प्लेन और वनीला होगी कि ये इन जनरल तो काम करेगी, बट आपके स्पेसिफिक केस में हो सकता है काम ना करें। क्योंकि समझिए कि मेरे हिसाब से पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग जो है काफ़ी ज़्यादा पर्सनल होती है, और फिर इसी तरीके से फाइनेंशियल एडवाइस भी काफ़ी ज़्यादा पर्सनल होती है, जो आपके खुद की पर्सनल थॉट प्रोसेस, कुछ खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। और मैं आज थोड़े एग्जांपल्स के साथ आपको ये बातें समझना चाहता हूँ कि कैसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस या फिर ये एडवाइसेस का पर्सनलाइज होना बहुत जरूरी है, और कैसे हर पर्सन अपने आप में एक यूनिक होता है। और अगर ये एग्जांपल्स आपको रिलेटेबल लगे, आप खुद इनसे रिलेट कर पाए, या फिर आपके आसपास ऐसे लोगों को आप जानते हैं जो इन एग्जांपल से एकदम सिमिलर कैरेक्टर हो, जैसे कि मैं ऐसे एग्जांपल से बताऊंगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन कौन से एग्जांपल से आप रिलेट कर पा रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल समझते हैं। समझ लीजिए दो फ्रेंड हैं, अभिषेक और अंकित। और इसमें देखिए अंकित जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग से चलने वाला बंदा है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है, मंथली बजट भी अपना थोड़ा बनाता है, और उसको पूरा आइडिया है कि उसका पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, और कहाँ पे खर्च करना है। और जब भी वो कोई नई चीज़ खरीद रहा होता है तो पूरी प्लानिंग के साथ खरीदता है कि इसके पैसे मेरे पास आएंगे कहाँ से, क्या मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा कम करना चाहिए, या मुझे अपनी सेविंग से बढ़ाना चाहिए, या कि चीज़ मुझे बेच देनी चाहिए फिर ये चीज़ खरीदनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ है अभिषेक, जो कि एक तरीके से थोड़ा मस्तमौला टाइप का बंदा है, और थोड़ा इम्पल्सिव बायर है। अगर कोई चीज़ उसको अच्छी लगती है तो एकदम से खरीद लेता है, बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है उसके बारे में, और अगर बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत ना हो तब भी कई बार चीज़ों को खरीद लेता है। और इन्वेस्टमेंट्स वो भी करता है, बट उसने बहुत ज़्यादा अपना कोई बजट नहीं बना रखा। रैंडमली थोड़ा सोच लिया चलो इतने एसआईपी कर देते हैं, और कोई ऐसा हर साल उसको इंक्रीमेंट करूंगा ऐसा नहीं सोचता, या कोई उसका बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं है कि 40 साल में मेरे पास इतने पैसे हो जाने चाहिए, या 30 साल में इतने पैसे होने जाने चाहिए। बट एक जनरल तरीके से अपनी सेविंग करता है, और कोई चीज़ जब उसको अच्छी लगती है एकदम से खरीद लेता है। कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है तो अपने कुछ इन्वेस्टमेंट में से बेच भी देता है कुछ खरीदने के लिए। तो अगर आप समझिए ये दो इस टाइप के पर्सन है, तो इन दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस काफ़ी अलग होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जो पहला पर्सन है अंकित, जो सब कुछ प्लानिंग के साथ करता है और सिस्टमेटिक तरीके से करता है, उसके लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना या इक्विटी में इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छी एडवाइस हो सकती है, क्योंकि ये लिक्विड है, और वो इस तरीके की चीज़ों को एकदम से बेचेगा नहीं, और काफ़ी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखेगा। और अगर कुछ वॉलेटिलिटी भी आती है मार्केट में, या फिर उसको अपनी कोई रिक्वायरमेंट भी होती है एकदम से पैसों की, तो वो एकदम से इनको बेचेगा नहीं और कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेगा। और इनफैक्ट वो सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा, तो म्यूचुअल फंड या शेयर में जो लिक्विडिटी होती है उसका वो कभी एडवांटेज भी उठा सकता है कुछ बेटर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक है, जो हर तरीके की इम्पल्सिव बाइंग करता है। तो अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट इसमें कम करके कुछ रियल स्टेट में करेगा तो शायद उसके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि रियल स्टेट एक इलिक्विड इन्वेस्टमेंट है। बट इस इलिक्विडिटी का उसके लिए फायदा है, क्योंकि अगर उसको इम्पल्सिवली कुछ पैसे खर्च करने हुए, या उसका मन कर गया कोई बड़ी गाड़ी खरीदने का, या कुछ बड़ा सा कुछ गैजेट लेने का, नया आईफोन लेने का, तो वो अपने म्यूचुअल फंड और शेयर्स को एकदम से बेच देगा और ये चीज खरीद लेगा। बट वहीं दूसरी तरफ अगर उसने अपना बड़ा मेजर पोर्शन पैसा लगाया हुआ है रियल एस्टेट में, तो वो एकदम से उसको बेच नहीं सकता। रियल एस्टेट अपने आप में इतने लिक्विड है कि वो आईफोन खरीदने के लिए, बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए, या कुछ भी नए वाइट गुड्स खरीदने के लिए, कुछ लैपटॉप खरीदने के लिए आप एकदम से रियल एस्टेट को बेच नहीं सकते। और उसकी शादी हो रखी हुई तो उसकी बीवी भी उसको बेचने नहीं देगी। अगर वो बेचना भी चाहेगा कोई अपना छोटा मोटा रियल एस्टेट कुछ इम्पल्सिव बाइंग के लिए, बड़ी सी कार खरीदने के लिए, तो ना ही वो खुद बेच पाएगा, ना ही उसके आसपास वाले उसको बेचने देंगे आसानी से। तो चाहे उसके लिए रियल एस्टेट इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट।
ऐसे ही एक और एग्जांपल समझते हैं। एक पर्सन है नेहा, जो कि बचपन से अपने माँ बाप के साथ जब रही है तो हमेशा रेंटेड घर में रही है। उसके माँ बाप किसी भी वजह से कभी घर नहीं खरीद पाए और वो हमेशा ही किराए के घर में रही है। और किराए के घर में आप जानते ही हैं, जनरली हर 3 4 5 साल में उसको घर चेंज करना पड़ा था बचपन में। और कभी कभी किराएदार उतने अच्छे नहीं मिले तो किराएदार से कुछ कहा सुनी, सॉरी, मकान मालिक अगर उतने अच्छे नहीं मिले तो मकान मालिकों से कभी कुछ कहा सुनी हो जाती थी। या अगर वो किराए के घर में रह रही है तो अपने मन से अपने घर को वो सजा नहीं पाते थे उतने तरीके से, या फिर कुछ अपने एडजस्टमेंट उनको रहने खाने में करने पड़ते थे। और हर बार हर 3 4 साल में घर खरीदने की वजह से उनको लाइफस्टाइल अपना चेंज करना पड़ता था। कभी कभी उनको अपना स्कूल चेंज करना पड़ता था, या उसको अपने फ्रेंड सर्कल जो उसके आसपास के फ्रेंड्स है उसको चेंज करना पड़ता था। तो जो इतने साल तक वो किराए के घर में रही है और उसकी वजह से जो उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसने उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है। और वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में ढूंढेगी जब वो बड़ी हो गई है। आज के टाइम पे अगर मान लीजिए उसकी शादी हो गई है, 25 26 27 28 साल की हो गई है, तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी स्टेबिलिटी ढूंढती है और वो चाहती है कि वो और उसका पति जल्दी से घर ले लें। और काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटेशन उसका ऐसा रहेगा कि वो अपने पति को बोलेगी यार जल्दी घर ले लेते हैं। और वो बंदी को अगर आप फाइनेंशियल ऐसी एडवाइस दें कि यार आदमी को रेंटेड घर में रहना चाहिए, घर खरीदना तो अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, और रेंटिंग का कितना फ़ायदा होता है, और ईएमआई देखिए रेंट से ज़्यादा होती है, हाउस बाइंग इज़ अ ट्रैप, इस टाइप के अगर एडवाइस देंगे तो वो कभी भी सुनेगी नहीं आपकी बात को, और उसके लिए एकदम ये बेकार एडवाइस होगी। और एक्चुअली में भी ऐसे पर्सन को घर खरीद ही लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी जब ढूंढेगा तो वो होम बाई कर लेगा तो उसकी लाइफ अच्छी चलेगी, सुकून में चलेगी। इनफैक्ट दूसरी तरफ ऐसे पर्सन के साथ ये हो सकता है कि वो इमोशनल होके अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बड़ा घर ले ले, या एक उसको 2 BHK से ही काम चल सकता है तो एक बड़ा 3 BHK ले ले, या बहुत जल्दी घर ले ले, या फिर इतना बड़ा होम लोन ले ले घर लेने के लिए जितना बड़ा वो अफोर्ड ना कर पाए धीरे से, या अपने पति को वो पुश करे इतना बड़ा होम लोन लेने के लिए जो शायद उनके लिए अफोर्डेबल ना हो। तो इनफैक्ट ऐसे पर्सन को एक फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू ऐसे एडवाइस की जरूरत है कि वो कितना बड़ा घर ले सकते हैं, कितना बड़ा उनको लेना चाहिए अपने फ्यूचर खर्चों को देखते हुए। वो बहुत ज़्यादा अपना एक्सपेंसेस का या होम लोन का बर्डन अपने ऊपर ना डाल देते। तो एक्चुअली उनको इस टाइप की फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए। ऐसे ही समझ लीजिए एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं। समझ लीजिए एक कपल है, रोहित और नेहा, और दोनों ही जो है शहर में रहते हैं, जॉब करते हैं। और जो रोहित है वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से अट्रैक्ट होके फायर का कंसेप्ट उसे बहुत सही लगा, और वो अभी एक जॉब कर रहा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा उसका पैकेज है, और हो सकता है 30 साल की उसकी एज हो, 25 28 30 साल की एज हो। और वो इस फायर के कंसेप्ट से काफ़ी रिलेट करता है, और वो चाहता है कि 40 45 की एज में वो अर्ली रिटायरमेंट ले ले। और उसकी तरफ वो पूरी कैलकुलेशंस कर रहा है कि उसको कितने पैसे चाहिए, उसके हिसाब से कितनी मंथली सेविंग चाहिए, सारी उसने कैलकुलेशन कर ली है। और जॉब में उसका पैकेज तो अच्छा है, बट मे बी उसको उतना अच्छा नहीं लगता जॉब में, और वो चाहता है कि जल्दी से जॉब से उसे छुटकारा मिले और वो आराम कर सके। और इस चक्कर में वो चाहता है कि एग्रेसिवली सेव करके इन्वेस्ट करे, और अगले 2 4 5 साल तक बहुत ज़्यादा सेविंग्स के ऊपर फोकस करना चाहता है, अपनी खर्चों को कम करना चाहता है। वहीं उसकी वाइफ है नेहा, उसका मन कर रहा है थोड़े बहुत खर्चे करने का। लाइफ में नई नई शादी हुई है तो वो फॉरेन ट्रैवल करना चाहती है, साल में एक बार बाहर घूमने जाना चाहती है, वीकेंड्स पे बाहर जाना चाहती है, और साल में एक बार कोई डोमेस्टिक ट्रैवल भी करना चाहती है। और अगर इन दोनों की शादी हुई है और इन दोनों का थॉट प्रोसेस ऐसा है तो आप समझ लीजिए कितना कलेश होगा शादी में। बीवी चाहेगी कि वो इस तरीके के काम करे, घूमने फिरने जाए, थोड़े बहुत खर्चे करे और लाइफ को एंजॉय करे, जबकि रोहित चाहता है कि 5 साल तक हम कोई खर्चा ना करें, सारा पैसा मैक्सिमम 80% सेव करके इन्वेस्ट करें, ताकि मैं 40 की एज में फायर नंबर को हिट करके आराम कर सकूं। बट अगर उसको इस टाइप की वाइफ मिल गई है जिसका थॉट प्रोसेस ऐसा है, तो भाई उसका फायर का नंबर तो नहीं मीट होने वाला। और अगर ऐसा फायर का नंबर वो मीट कर भी ले तो उसके घर में बहुत कलेश होने वाला है, क्योंकि देखिए अगर वो 10 साल तक ऐसे ही मियाँ बीवी लड़ते रहेंगे तो भले ही वो फायर का नंबर मीट करे ना करे, बट वो खुश तो नहीं रहने वाला। तो ऐसे पर्सन को यही फाइनेंशियल एडवाइस होगी भाई कि फायर वायर को तो भूल जा, तो उसको अचीव भी कर लेगा तो घर में इतनी लड़ाइयाँ होंगी, इतना कलेश होगा कि तुझे खुशी और सुकून तो तुझे नहीं मिलने वाला। भले ही तू अपने 10 करोड़ पैसे इकट्ठा कर ले 40 साल की एज में, या 20 करोड़ कर ले। आजकल तो रिसेंटली मैं ट्विटर पे देख रहा था, लोग फायर के नंबर को भी 8 10 20 40 करोड़ तक ले गए कि 40 करोड़ से कम चाहिए आपको। इसके ऊपर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली फायर में जो पर्सनली ऐसा लगता है कि फायर का जो पूरा कंसेप्ट है यही फ्रॉड है, और यही सही कंसेप्ट नहीं है, कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिसके पीछे आपको भागना चाहिए। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द एग्जांपल, तो भाई ऐसे बंदे को यही फाइनेंशियल एडवाइस है कि तो अभी
फॉर द टाइम बिंग फायर के नंबर को भूल जाए या फिर फायर के नंबर को थोड़ा आगे कर दे, 40 की जगह तो 45 या 50 में भी अचीव कर लेगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में। बट तो अगर अपनी बीवी के साथ हर साल जो वो बाहर जाना चाहती है उसको साल की जगह 2 साल में एक बार बाहर घूमने चले जा, बट उसकी जो प्रेजेंट तेरी जिंदगी है फ्रॉम 28 टू 40 या 45 तक, वो भी शांति से सुकून से जीनी बहुत जरूरी है। वो 40-45 तक एक फायर के नंबर तक को हिट करने के लिए इस 10 साल की जिंदगी को तू खराब नहीं कर सकता। तो क्योंकि वो नंबर अचीव करने के लिए ये 10 साल का जो पीरियड अगर यही खराब हो गया तो उस नंबर की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। तो यू हैव टू लिव इन अ लाइफ इन सच अ वे दैट यू लिव दिस 10 years पीरियड ऑल्सो हैप्पीली। और मेरी एडवाइस उसको यही होगी कि तू कुछ कॉम्प्रोमाइज करके ऐसा कर कि 2 साल में एक बार बाहर फॉरेन ट्रिप में चले जा, क्योंकि जो अभी की तेरी लाइफ है उसको भी इंजॉय करना जरूरी है, फुली लाइफ को जीना भी जरूरी है। क्योंकि क्या फायदा कि 50 साल की एज में जाके पैसे आए तब जाके तुम कुछ इंजॉय करने की सोचो, और अभी से लेकर 50 साल की या 45 साल की एज तक कुछ भी इंजॉय ना करो और एकदम कंजूसी में रहो। यह भी सही तरीका नहीं है फाइनेंशियली जीने का। ऐसे अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पर चलते हैं तो समझ लीजिए एक पर्सन है जो कि जॉब कर रहा है, शहर में रहता है, ठीक ठाक पैकेज है वाइफ के साथ। वो मान लीजिए नई नई उसकी शादी हुई है और वो कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है, और वो खुद काफ़ी ज़्यादा उसने शेयर मार्केट की स्टडी करी है, इक्विटी की स्टडी करी है, सब उसको पता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सब वो जानता है इन्वेस्टमेंट के बारे में। और वो खुद अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपर्ट समझता है और उसको लगता है कि अगर वो पैसे इन्वेस्ट करेगा तो वो बहुत अच्छा रिटर्न ला सकता है शेयर मार्केट से। और हो सकता है ये सच भी हो कि वो शेयर मार्केट में काफ़ी एक्सपर्ट हो और काफ़ी अच्छा कर सकता हो। और उसकी अगर अभी 25-26 साल का नई नई शादी हुई है, और बट उसके पापा भी काफ़ी वेल ऑफ है, उनके पास काफ़ी पैसे हैं, और वो चाह रहा है कि मेरे पापा भी मुझे थोड़ा पैसा दे दें जो कि मैं शेयर मार्केट में लगा दूं और इन्वेस्टमेंट्स करके उनको काफ़ी ग्रो कर दूं। और उसको पता है कि उसके पापा ने भी काफ़ी पैसे कमाए हैं और उनके पास अभी एक बड़ा सा कॉर्पस है जिसको वो इन्वेस्ट कर भी सकते हैं। तो वो अपने पापा से बार बार बोलते रहता है कि पापा थोड़े पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, चलो अच्छा रिटर्न कमाते हैं। बट पापा को जो है ना बेटे पे भरोसा नहीं है और उनको लगता है कि यार शेयर मार्केट पता नहीं क्या है, जुआ टाइप का कुछ है, पता नहीं पैसे दे दूंगा क्या करेगा लड़का यहाँ पे, पैसे लगा के मेरा सारा पैसा खो ना जाए। तो वो मांगता रहता है बट पापा उसको पैसे कभी देते नहीं है। बट वहीं अगर वो बंदा अपने पापा से बोले कि मुझे एक फ्लैट खरीदना है और मुझे पैसे दे दो, तो पापा उसको एकदम से पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। 20-30-40 लाख के डाउन पेमेंट के पैसे उसे दे देंगे। और अगर उसने मान लीजिए एक घर अपना खरीदा भी हुआ है, एक और घर इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई छोटा फ्लैट लेना चाहता है, उसके लिए भी पापा उसको पैसे देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे अच्छे खासे हैं और उनको लगता है रियल एस्टेट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। एक घर है, एटलीस्ट दिख रहा है, और शेयर मार्केट में तो पता नहीं क्या है, पैसे सारे उड़ जाएंगे, ये घर के पैसे एटलीस्ट खत्म तो नहीं होंगे, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज अ गुड थिंग उनके हिसाब से। और वो उसको पैसे दे देंगे रियल एस्टेट में लगाने के लिए। अब ये लड़का जो है पापा से अगर पैसे लेके कोई फ्लैट खरीद लेता है और 50% उनसे ले लेता है या कुछ उनसे ले लेता है, थोड़ा खुद लगा लेता है, थोड़ा लोन ले लेता है और ये घर खरीद के इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो हो सकता है उसको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिले 12-13-14% ही। और दूसरी तरफ अगर वो शेयर मार्केट में पापा के पैसे लगाता तो उसे 24%, 30% इंटरेस्ट CAGR बना सकता है, ऐसा उसका विश्वास है। और हो सकता है वो एक्चुअली में ही बना सकता हूँ, बट शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए पापा तो उसको कभी देने वाले हैं नहीं। तो वो ना 100 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी वाली बात हो गई। तो वो कभी ना उसको पैसे मिलेंगे ना वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। बट एक्चुअली रियल एस्टेट में लगाने जाएगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट कर भी देगा और ग्रो भी हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में आप ये बताइए कि वो 24% CAGR बेटर है उसके लिए या 12% रियल एस्टेट का CAGR बेटर है। अगर वो पैसे हैं ही नहीं 24% वाले लगाने के लिए, तो जीरो को आप कितना भी परसेंट CAGR से कर लें वो जीरो ही रहेगा। भाई है ही नहीं पैसे, जब पिताजी दे ही नहीं रहे तो वो 50% CAGR भी बना लेता, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो उसके लिए तो इस केस में 12% CAGR देने वाला इन्वेस्टमेंट इज मच बेटर देन 24-40-50% कितना भी CAGR मिल जाता मार्केट से, क्योंकि पैसे ही तभी मिल रहे हैं उसे रियल एस्टेट में लगाने, वरना पैसे ही नहीं है दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये इतना सिंपल नहीं है कि ज़्यादा CAGR वाला इन्वेस्टमेंट ही बेटर है। इस केस में अगर वो कभी मेरे पास फाइनेंशियल एडवाइस के लिए आए तो मैं उसको यही बोलूँगा, भाई जिस चीज़ में लगाने के लिए पिताजी पैसे दे रहे हैं वो चीज़ खरीद ले और उसमें इन्वेस्ट कर दे। और यहाँ पे एक पॉइंट और भी आ जाता है कि प्रैक्टिकली अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना हो तो ना सिर्फ पिताजी और फादर, हो सकता है ससुर जी भी थोड़े पैसे देने में तैयार हो जाए। यार अपने भाई से भी या साले से भी आप थोड़े पैसे ले सकते हो, या ऐसे भाई से साले से आप थोड़े पैसे उधार ले सकते हो, या ससुर जी से भी पैसे उधार ले सकते हो, इंटरेस्ट फ्री लोन के फॉर्म में ले सकते हो कि आज पैसे दे दो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ डाउन पेमेंट देना है फ्लैट का, मैं आपको 1 साल बाद लौटा दूंगा, अगले साल मुझे बोनस मिल जाएगा या सैलरी बढ़ जाएगी तो वापस दे जाऊंगा। तो ये अपने आप में रियल एस्टेट का एक यूनिक फैक्टर है, जहां आप अगर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहो तो आपके जानने वाले आपको पैसा दे सकते हैं,
खासतौर पे पिताजी और ससुर जी तो पैसा दे ही सकते हैं। आप ससुर जी से बोलें कि आपकी बीवी को बहुत अच्छे से रखूंगा, उसी के नाम पे नया घर खरीद रहा हूँ, तो अगर उनके पास पैसा है तो क्यों तैयार नहीं होंगे। और खासतौर पे अगर आप लोन को वापस कर दें, उनको लोन समझ के इंटरेस्ट फ्री लोन ले लें साल 2 साल के लिए, तो जरूर आपको पैसे दे देंगे। तो ये अपने आप में रियल एस्टेट का यूनिक पॉइंट है, जो एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मैं आपको बता सकता हूँ। अगर ऐसा कोई केस आपके साथ है तो यहाँ पर भी ये बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस है। ऐसे रियल एस्टेट खरीदने के लिए होम लोन लेना, अब देखिए फाइनेंशियल प्रूडेंस हर तरह की कैलकुलेशन तो यही रहती कहती है कि आपको होम लोन हमेशा लेना चाहिए, उसका कभी भी प्रीपेमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप ठीक ठाक एसेट खरीद रहे हैं तो जितना परसेंट का आप होम लोन दे रहे हैं, उससे ज़्यादा रिटर्न आपको उस घर को खरीदने में उसके अप्रिसिएशन और रेंटल मिला के रिटर्न मिल जाएगा। तो आप किसी भी तरह की अगर फाइनेंशियल कैलकुलेशन करेंगे, प्रूडेंस के हिसाब से देखेंगे, तो यही एडवाइस है कि होम लोन को आप लें और इवन उसको रीपेमेंट भी ना करें, अपने पास रखें होम लोन को। बट अगर आप अपना पर्सनल घर खरीद रहे हैं और आप ऐसे बंदे हैं जिनके आपके एक्सपीरियंसेस पास्ट में लाइफ के ऐसे रहे हैं, या आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि उधार लेना आपको अच्छा नहीं रहा है, और उधार लेने से आपको ऐसा लगता है कि या तो आपकी इज्जत कम हो रही है समाज में कि यार इसने उधार लिया है, या फिर आपकी रातों की नींद खराब हो रही है, आपको एक बर्डन लग रहा है अपने ऊपर, और आप बिल्कुल भी इतना बड़ा लोन देख के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, आपको लगता है क्या होगा पता नहीं लाइफ में थोड़ा लोन लेके, तो आपके लिए होम लोन लेना शायद उतनी प्रूडेंट एडवाइस ना हो। या फिर अगर आप होम लोन लें भी तो उसको जल्दी से जल्दी 5 साल 7 साल 10 साल में खत्म करने की कोशिश करें, प्री पेमेंट कर दें, अपने बोनसेस होम लोन में ही वापस कर दें। क्योंकि मान लीजिए अगर आप फाइनेंशियल तरीके से कंपेयर करें कि आप 8% पे होम लोन ले रहे हैं और आप प्री पेमेंट करने की जगह उससे 10-12% का रिटर्न मंगा लें, तो आप प्री पेमेंट नहीं करेंगे तो आप पैसे तो एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, बट अगर आपकी रातों की नींद ही गायब हो गई तो उसकी कॉस्ट तो इस जो एक्स्ट्रा 4% आप कमा सकते हैं उससे बहुत ज्यादा है। तो एक नॉर्मल फाइनेंशियल एडवाइस तो हर कोई यही बोलेगा कि यार होम लोन ना वापस करो, उसको आप इन्वेस्ट कर दो। बट एज अ पर्सनलाइज एडवाइस आपको मैं यही बोलूंगा, भाई आपकी रातों की नींद खराब हो रही है, आपका चैन सुकून जिंदगी के जा रहा है, तो वो एक्स्ट्रा 4% से बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। और हर तरीके से एडवाइस यही है कि आप पहले अपना होम लोन प्रीपेमेंट करके खत्म कर दें, उसके बाद जो है आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो करें। क्योंकि लाइफ में टेंशन फ्री होना, खुश होना, सुकून होना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपने दिए हैं, आई एम श्योर आप इनमें से कुछ ना कुछ से रिलेट कर पाएंगे, और आप सब में देखेंगे कि सिंपल नंबर से, एक्सेल शीट से लाइफ नहीं चलती है। एक्सेल शीट में हो सकता है कोई चीज अच्छी हो, बट अगर वो अच्छी चीज आपको मेंटल पीस नहीं दे रही है, लाइफ में एक कामनेस नहीं दे रही है और एक रेस्टलेसनेस में आपको रखती है, या आपको एक परेशानी में रखती है, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली पैसा कितना ही कमा दें, सुकून कमाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि इन द एंड हम सबने मर ही जाना है, जितना ही पैसा हमारे बैंक अकाउंट में। तो ये पूरी लाइफ की जर्नी है, जो गेम चल रहा है, इस जर्नी को एंजॉय करना और इसमें खुश रहना भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लास्ट में जाके इतने मुझे पैसे मिल जाएंगे और इस जर्नी में परेशान रहूं, इसका फायदा नहीं है। क्योंकि इन द लॉन्ग रन तो एवरीबडी विल डाई एनीवेज। तो इन सारे एग्जांपल्स में जिससे आप रिलेट कर पा रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में उसके बारे में देखिए कि आप कैसे उससे रिलेट कर पा रहे हैं, या आप किसी को जानते हैं जो उससे रिलेट कर पा रहा हो। और इन द एंड मैं आपको एक छोटी सी स्मॉल एक्सरसाइज देना चाहता हूँ, जिसको आई रिकमेंड कि आप जरूर करिए आज या इस वीकेंड में आराम से टाइम निकाल के। अगर आप इसको करेंगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी अपने बारे में, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में और अपनी रिलेशनशिप विद मनी के बारे में। तो आप करिए ये कि शाम टाइम बैठ के आप ये सोचिए कि बचपन में जो आपका टाइम था 8 9 10 साल की एज से लेके 17 18 19 20 साल की एज तक का, उसके बारे में आप सोचिए, और सोचिए कि जो मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट आपको याद आते हैं, जो आपको याद हैं, कुछ ऐसे कन्वर्सेशंस अपने पेरेंट्स के साथ या ऐसे कुछ इंसिडेंसेस जो आपके साथ हुए हैं, जो आपको प्रोफाउंडली क्लियरली याद हों, और काफ़ी आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ उन्होंने डीप इम्पैक्ट रखा हो, या आज तक जो आपको याद हो वो चीज़ें ऐसी ही याद होती हैं जो बिग इवेंट्स, जैसे इवेंट्स होते हैं लाइफ में जो किसी न किसी तरीके से आपको इफेक्ट करें। तो ऐसे जो भी चीज़ें आपको याद है उसको एक कागज़ पे लिखिए, डायरी आपके पास हो या प्लेन पेपर, उस पर रखिए और समझिए कि आप कैसा फील कर रहे थे उस वक्त। क्या बचपन में ऐसी कोई चीज़ थी जो आप लेना चाह रहे थे, आप नहीं ले पाए, आपके पेरेंट्स ने बोला यार ये बहुत महंगी है, अभी इसको मत ले, रहने दे, और आपने मन मार के उस वक्त उस चीज़ को नहीं लिया। क्या ऐसे कुछ फाइनेंशियल अभाव में, या फिर कुछ किसी चीज़ की कमी में, या कुछ अपना मन मार के आप रहे हैं बचपन में, या ऐसे कुछ इंसिडेंसेस आपको याद हैं, या कुछ इनसिक्योरिटीज मनी को लेके आपके रही हो, आपके पेरेंट्स ने कभी बोला हो आपको कि यार तुझे स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन करा रहे हैं हम लोग, बहुत मेहनत से अपना पैसे बचा बचा के एक पाई, और ये पैसे हमारे पास हैं नहीं, अपने बड़े मुश्किल से तेले बचाए हैं, प्लीज़ हमें
डिसअपॉइंट मत करना, या फिर यहाँ पर तेरा पास होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। या फिर हो सकता है आपका फाइनेंशियल बचपन बहुत सिक्योर रहा हो, काफ़ी स्टेबल रहा हो और ऐसे कोई इंसिडेंसेस नहीं हुए हों, या आपको ऐसे कोई इंसिडेंसेस याद है कि आपने कोई चीज़ मांगी है और आपके पेरेंट्स एकदम से लेके आ गए हों आपके लिए, कोई ऐसी महंगी चीज़ आपने विश करी हो और आपके पेरेंट्स एकदम से लेके आ गए हैं, या कुछ फॉरेन हॉलीडेज आपको आराम से उन्होंने कराई हैं। तो क्या आपको मनी के रिलेटेड चीज़ें याद है बचपन की? इसको आप लिखिए और उससे आप समझिए एक पैटर्न, और उससे आप उससे कनेक्ट करिए कि वो आज आप मनी के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। क्या आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके कुछ चीज़ें खरीदने में बहुत इम्पल्सिव बायर होते हैं? कहीं तो ऐसा तो नहीं कि आप कुछ पैसे के थ्रू चीज़ें खरीद के जो बचपन में आपको कमी रह गई थी चीज़ों की, उसको आज पूरा करने की कोशिश कर रहे हों? या फिर आप मनी को जो थोड़ा हेट करते हो आज, इसलिए हेट करते हो कि कोई आपकी ऐसी सिचुएशन थी बचपन में जो पेरेंट्स ने आपको बताई थी? अगर आप ये सारी चीज़ें अपने बचपन के इंसिडेंसेस जो सबसे विविडली आपको याद है, आप लिखेंगे और उनको रिलेट करेंगे आज के अपने मनी के रिलेशनशिप को से, तो आई एम श्योर आप समझ पाएंगे कि आज जैसा आपका रिलेशनशिप ऐसा क्यों है, और इन इंसिडेंसेस ने आपको पैसे के बारे में सोचने के ऊपर कैसे अफेक्ट किया है और कैसे अपनी थिंकिंग को अफेक्ट किया है। आई एम श्योर ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे ना, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी अपनी लाइफ में, अपने बिहेवियर के बारे में। आज तक की आपका जो बिहेवियर रहा है पैसे के बारे में, जो आपकी सोच रही है, वो समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और इसके ऊपर मैं आगे भी कभी कुछ बताऊंगा, बट आज के लिए आप इतना ही करके देखिए, और अगर आपको कुछ इफेक्ट लगा हो एक्सरसाइज करके, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर आ रहा है, मुझे डीएम करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर इसके ऊपर फर्दर कोई पर्सनल एडवाइस आपको चाहिए, कोई रिकमेंडेशन चाहिए, कोई कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे डीएम कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स, माइंड्स वेल्थ माइंडसेट, हर चीज़ के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे। ये पूरी एक जर्नी, अगर आप इसको फॉलो करेंगे इस चैनल को, आई एम श्योर आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी टाइम के साथ। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। किसी अपने जानने वाले से भी इस चैनल का लिंक आप शेयर करिए प्लीज़। सब्सक्राइबर्स मेरे इंक्रीज करिए। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।